आदरणीय संजय जी, आदरणीय शास्त्री जी, शुक्ला जी और उपस्थित सभी मित्रों, अभी हाल ही में कृषि सुधार से संबंधित विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के मित्रों को कि मीडिया के सभी साथियों ने इस चर्चा को भी कवर किया और इसके सकारात्मक पक्ष को आम लोगों के समक्ष रखा। उसके लिए निश्चित रूप से मैं मंत्रालय की तरफ से आपका आभारी हूँ। आप सबके ध्यान में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग देश भर में इन बिलों को लेकर किसान को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति यह दल को तो कमजोर करती ही है, लेकिन देश को भी कमजोर करती है। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसान संगठनों को और किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि ये जो कृषि सुधार के विधेयक हैं, यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसान को स्वतंत्रता मिलने वाली है। यह विधेयक किसान को उसके उत्पादन का उचित दाम दिलाने में मददगार होंगे। ये विधेयक किसान की माली हालत सुधारने में मददगार होंगे। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अच्छी और महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा। इन विधेयकों के माध्यम से किसान नई तकनीक से भी जुड़ेगा। इन विधेयकों के परिणाम स्वरूप किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य बुआई से पहले भी प्राप्त कर पाएगा। लोकसभा में 4 घंटा और राज्यसभा में 4 घंटा से अधिक इन दोनों बिलों पर चर्चा हुई। सभी दल के लोगों ने इन बिलों पर अपना विचार व्यक्त किया। आप चर्चा को हाउस से निकलवा कर देख सकते हैं और लाइव प्रसारण में भी आप सबने देखा होगा, तो ध्यान में आया होगा कि कोई भी सदस्य जो विपक्ष का है वो बिल के किसी प्रावधान का विरोध नहीं कर रहा है। जो कुछ बिल में नहीं है या जो कुछ बिल में नहीं हो सकता है या बिल का जिन चीजों से संबंध नहीं है, उन्हीं पर उनका अपना भाषण केंद्रित रहा। इससे यह सिद्ध होता है कि बिल के जो प्रावधान हैं वो किसान हितैषी हैं, जिनका विरोध करने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन ये रिफॉर्म, ये क्रांतिकारी परिवर्तन जो लंबे समय से अपेक्षित था, उसको लाने में मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। इसलिए किसी को विरोध करना है तो वो देश भर में लोगों को गुमराह करके इसका विरोध कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको दोनों बिल के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट रखना चाहता हूं और सामान्य तौर पर जिस प्रकार की चर्चा है। एक तो विषय आता है
कि इस बिल में एमएसपी क्यों नहीं है। तो आप सब तो मीडिया से जुड़े बंधु हैं, आप सब जानते हैं कि ये कौन लोग कह रहे हैं, जो लोग देश में 50 साल सत्ता में रहे। तो एमएसपी के लिए कानून अगर बनाया जाना आवश्यक था तो बनाया जा सकता था, तो 50 साल में आपने क्यों नहीं बनाया। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। ये निर्णय पहले था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है। खरीफ की फसल अक्टूबर में आने वाली है और उसकी खरीद की प्रक्रिया उपभोक्ता मंत्रालय प्रारंभ करने जा रहा है। रबी की फसल की बुआई से पूर्व ही हम लोगों ने एमएसपी घोषित कर दी है। एमएसपी जब घोषित कर दी है तो इस मामले में किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए, लेकिन जबरन भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूं, एमएसपी थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। इस मामले में किसी को भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। अब उठती है बात विधेयक की। तो कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सशक्तिकरण विधेयक 2020 एक, और दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करार से संबंधित विधेयक 2020 दूसरा। अब पहला जो विधेयक व्यापार से संबंधित है, उसमें हम 3-4 प्रावधान कर रहे हैं। एक प्रावधान है कि किसान अभी तक अपना उत्पादन मंडी में लाकर बेचने के लिए विवश था और पंजाब की मंडी में 8.5% टैक्स है विभिन्न जिन्सों पर। मंडी में उसका पेमेंट भी सही समय पर नहीं होता था। 8.5% टैक्स चुकाना पड़ता था। जो व्यापारी खरीदता था वो 8.5% कम में खरीदता था। दूसरा, किसान को अपने घर से लेकर मंडी में आना पड़ता था और वहां पर किसान के उत्पादन की बोली लगती थी। अब वो चाहता है उसका गेहूं 1900 रुपये कुंटल में बेचे, लेकिन बोली लग गई 1600 रुपये कुंटल की। तो वो शाम तक इंतजार करता था और अंततोगत्ता उसे लगता है कि भाई अब मैं अगर वापस ले गया तो लाने का खर्चा तो लग ही गया, अब ले जाने का खर्चा भी लगेगा, फिर मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा भी खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए औने पौने दाम पे शाम को वो मजबूरी में बेच के जाता था। हमने इस बिल के माध्यम से किसान को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि जो मंडी प्रेमाइसेज राज्य सरकार का है, उसकी परिधि के बाहर जो भी एरिया है, किसान का घर है, किसान का खेत है, वेयर हाउस है या और कोई स्थान जहां किसान ने अपने उत्पादन को रखा हुआ है, उस स्थान से अब किसान किसी भी स्थान पर, मतलब वो राज्य के भीतर हो सकता है, जिले के भीतर हो सकता है, वो राज्य के बाहर भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। इस विधेयक के माध्यम से यह अधिकार किसान को मिला है, जो वर्षों से किसान की एक मांग चली आ रही थी। मंडी के भीतर टैक्स है, मंडी के बाहर की जो ट्रेड है, इस पर कोई भी टैक्स न राज्य सरकार का लगेगा न केंद्र सरकार का लगेगा। तीसरा, कोई भी एक्ट अभी तक किसान को उसका पेमेंट कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं देता। यह विधेयक किसान को तत्काल भुगतान अथवा
अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि शनिवार को सौदा हो रहा है, दूसरे दिन रविवार है, बैंक नहीं खुलेगी, या और कोई छुट्टी का दिन है, कोई और परेशानी है, ऐसा कुछ है, तो अधिकतम 3 दिन के भीतर उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। इससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। अभी एक मंडी में 25-30 लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, वो ही प्रतिस्पर्धा में होते हैं। इसके कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि मंडी के बाहर ट्रेड होगा, कोई भी व्यक्ति ट्रेड कर सकता है, जिसके पास पैन कार्ड है वो ट्रेड कर सकता है। ये मानक हम लोगों ने तय किया है। तो व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी, व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका फायदा तो किसान को मिलेगा ही। तो 2 तरीके से किसान को फायदा मिलेगा। एक तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को फायदा मिलेगा, टैक्स माइनस होगा तो किसान को फायदा मिलेगा, और अगर व्यापार किसान के घर से ही हो गया तो किसान की जो परिवहन की लागत है वह भी बचेगी। अब इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसान का नुकसान होने वाला हो। दूसरा, लोग बोलते हैं कि वो एपीएमसी खत्म हो जाएगी। एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनी है। एपीएमसी को खत्म करने का न तो इरादा है न मंशा है। एपीएमसी जब तक राज्य चाहेगा तब तक रहेगी। किसान के पास 2 विकल्प है, वो चाहे तो एपीएमसी के भीतर बेचे, वो चाहे तो एपीएमसी के बाहर बेचे। ये स्वतंत्रता किसान को हमारे विधेयक देते हैं। दूसरा विधेयक जो मूल्य आश्वासन वाला है, वह विधेयक तो किसान के जीवन में एकदम बदल कर देने वाला है। हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश में 86% छोटा किसान है, और दिनों दिन किसानी का रकबा छोटा होता ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे रकबे वाला व्यक्ति है वह भी अपने खेत में कोई निवेश नहीं कर पाता, और उसका रकबा छोटा है तो दूसरा आदमी भी उसके पास नहीं पहुंच पाता। तो अंततोगत्वा कई बार ये स्थिति होती है कि छोटे किसान का जो उत्पादन है वो इतने कम वॉल्यूम का है कि अगर वो मंडी ले जाए तो जाने आने का किराया ही इतना हो जाता है कि उस वजह से उसको कई बार एमएसपी का भी फायदा नहीं मिल पाता। छोटे रकबे के किसान अगर इकट्ठा होकर महंगी फसलों की तरफ आकर्षित होंगे तो किसान को उसकी उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलेगा। और इसलिए अभी सामान्य तौर पर एक शब्द चलता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरी दृष्टि में नाम गलत है, लेकिन जिसके लिए वो उपयोग होता रहा है उद्देश्य उसका ठीक है। लेकिन अभी हम जब बिल की बात करते हैं तो हम बिल के माध्यम से किसान के फसल का करार की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेत का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारा ये विधेयक खेत का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। खेत का मालिक किसान है, उस पर उपजने वाली फसल का मालिक किसान है, लेकिन किसान को इस विधेयक के अंतर्गत बुआई से पहले ही फसल का मूल्य की गारंटी मिल पाए और फसल का वह एग्रीमेंट किसी से भी कर पाए, इस बात का प्रावधान ये हमारा विधेयक करता है। इसमें यह भी प्रावधान किया है कि एक किसान जब किसी प्रोसेसर के साथ करार करेगा तो करार में जो संबंधित फसल है उसका एक औसत मूल्य तय करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मौसम्बी की फसल है, तो मौसम्बी की फसल में
उन्होंने एवरेज निकाला कि भाई पिछले साल ये भाव था, उससे पिछले साल ये था, उससे पिछले साल ये था, लागत की स्थिति ये थी। तो मान लो एक औसत मूल्य निकला कि 10 रुपए किलो में मौसम्बी का करार करेंगे। तो आपका जितना खेत है मैंने तय कर लिया कि भाई आप मुझसे करार कीजिए, मैं 10 रुपया किलो के हिसाब से जितनी मौसम्बी आपके खेत में होगी मैं खरीदूंगा। तो मूल्य की गारंटी मिल गई, तो किसान को रिस्क लेने में दिक्कत नहीं। इसमें किसान का कोई जोखिम नहीं है। ये 10 रुपए तक का जो करार है, इस करार के अनुसार उसको भुगतान किसान को करना पड़ेगा, बावजूद इसके ओला पड़े, पाला पड़े, प्राकृतिक आपदाएं, कोई भी परिस्थिति बने, जोखिम इसमें किसान का नहीं है। किसान इस एक्ट के माध्यम से अपने जोखिम को प्रोसेसर पर ट्रांसफर करता है। दूसरा, इसमें यह भी करार होगा कि आज तो 10 रुपए किलो मौसम्बी का करार हम कर रहे हैं, लेकिन जब फसल आएगी उस समय भाव मान लो मौसम्बी का 25 रुपया किलो हुआ, तो उस समय किसान के मन में आ सकता है कि भाई मैंने 10 रुपए में करार कर लिया, अब भाव बढ़ गया। तो इस करार में इस बात का भी उल्लेख होगा कि अगर भाव में बढ़ोतरी इतना प्रतिशत होगी तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा किसान को भी मिलेगा। तो एक पहले मूल्य की गारंटी मिली, और उसके बाद जब फसल आएगी तो अगर भाव बढ़ेगा तो उसको उसका भी हिस्सा मिलेगा। दूसरा, लोग बोलते हैं कि भाई इसके कारण तो अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा और जमीन पर कब्जा कर लेगा। ये कोई मतलब अलोकतांत्रिक देश थोड़ी ना है, डेमोक्रेसी है, कोई भी आके किसी की जमीन पर कैसे कब्जा कर लेगा। और अभी तक जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में कर रहे हैं, तो किसने किसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, इसका किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। लेकिन हमने किसान को इस विधेयक में सुरक्षा दी है कि इस विधेयक में किसान की भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती, किसान की सुरक्षा। दूसरा, हमने यह भी कहा है इस विधेयक में कि किसान जब चाहे तब कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है, लेकिन जो व्यापारी है वो कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक किसान को करार में की गई कीमत का भुगतान नहीं कर देता। अगर किसान और करारकर्ता के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो सबसे नजदीक की इकाई जो सरकारी है, जिसको मजिस्ट्रेटियल पावर होते हैं, वो एसडीएम है। तो हमने एसडीएम को अधिकृत किया है, क्योंकि बाकी दूसरी जगह जाना है उसके लिए तो वो कठिन ही होगा। तो एसडीएम तक ही इसके निर्णय को रखा है। जब किसान को तकलीफ होगी तो किसान एसडीएम के पास जाएगा, किसान की एप्लीकेशन पर किसान और व्यापारी दोनों को एसडीएम बुलाएगा, दोनों से कहेगा कि भाई इसमें कुछ रास्ता तुम निकाल लो, क्योंकि तुम दोनों करार के प्रति प्रतिबद्ध हो। वो कहेंगे हम नहीं निकाल पाए तो इसी वजह से आपके पास आए। तो वो कहेगा कि भाई ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, एक सुलह बोर्ड गठित कर देता हूं, उन लोगों के बीच में आप बात करो। किसान से नाम पूछेंगे, व्यापारी से नाम पूछेंगे, और उनके सुझाए गए नाम के अनुसार 3-4 लोगों का एक बोर्ड गठित हो जाएगा। उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि भाई जरा इनसे बातचीत करके इनका व्यवस्था निपटा दो। लेकिन अगर वो बोर्ड भी सुलह नहीं कर पाया तो एसडीएम के पास फिर आएगा मामला। तो एसडीएम को ठीक 30 दिन में इस बात का निराकरण करना ही पड़ेगा। ये कानून में प्रावधान है। ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है जो 30 दिन में किसी भी निर्णय करने वाली मजिस्ट्रेट अथॉरिटी को बांधता हो। 30 दिन में उसको निर्णय करना ही पड़ेगा। दूसरा, जब वो निर्णय करेगा और मान लो किसान की गलती है थोड़ी देर के लिए, तो किसान के विरुद्ध वो डिग्री करेगा कि भाई किसान की गलती है इसलिए ये किसान को देना चाहिए। तो किसान से वो उतनी ही वसूली का आदेश दे सकता है
जितना आदान उसने करारकर्ता से प्राप्त किया हो। मान लो बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उसने 100 रुपए दिए हैं, तो बिना ब्याज के 100 रुपए उसकी वापसी हो जाए, ये निर्णय किसान के पक्ष में आ सकता है। लेकिन ये 100 रुपया वसूल करने के लिए एसडीएम ये निर्णय नहीं दे सकता कि किसान की जमीन को बेचकर इसका पैसा वसूल करवा दो। किसान को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वह कब भुगतान करेगा, उसका कमिटमेंट करेगा, अगली फसल में करेगा, किस्तों में करेगा, जैसे भी करेगा। लेकिन प्रोसेसर की अगर गलती होती है तो प्रोसेसर को जो एग्रीमेंट में औसत रकम उसने लिखी है, उस पूरी रकम का भुगतान उसे करना पड़ेगा और 150% तक पेनल्टी भी प्रोसेसर पर हो सकती है। अब बताइए इसमें किसान का कहाँ आयत होने वाला है, कहाँ कॉरपोरेट ताकतवर बनने वाला है? पूरी किसान ताकत किसान को दी गई है। लेकिन ये बिल लाना इसलिए आवश्यक था कि सामान्य तौर पर जो निजी निवेश और निजी निवेशक और प्रोसेसर, निर्यातक, ये सब लोग गांव में इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि कोई कानूनी प्रावधान हमारे लिए नहीं है। यह कानूनी प्रावधान होने के बाद अब ये सारे लोग गांव जाएंगे, किसान से संपर्क करेंगे, छोटे छोटे किसानों का एक समूह बनाएंगे, उनके साथ बातचीत करके कौन सी फसल का उत्पादन हो सकता है उस पर रिसर्च करके उनको सहमत करेंगे और फिर उनको अच्छा क्वालिटी का बीज मिले, अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड मिले, कम पानी में वो खेती करें और अच्छी टेक्नोलॉजी उनको मिले। और ऐसा करके महंगी फसलों की ओर किसान आकर्षित होगा और उसको मूल्य की गारंटी खेती करने से पहले ही मिल जाएगी, तो किसान रिस्क लेने में सक्षम होगा और उसको ये फसल करने में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होगा। जोखिम पूरा का पूरा वो प्रोसेसर पर ट्रांसफर करता है इस कानून के मुताबिक। तो किसान को अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलेगा, खेती आगे बढ़ेगी, नए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी खेती की तरफ आकर्षित होंगे। इन एक्टों के माध्यम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ट्रेड के लिए बढ़ेंगे, उसमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे और कृषि की जो जीडीपी है वह भी बढ़ेगी और हमारी जो निर्यात की क्षमता है, हम उस निर्यात की क्षमता में भी वृद्धि कर सकेंगे और कृषि उत्पाद का बड़ी मात्रा में निर्यात भी बढ़ाया जा सकेगा। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर वो इन बिलों का विरोध कर रहे हैं तो पहले कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र से मुकरने की घोषणा इस देश के सामने करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का 2019 का जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है एपीएमसी कानून को बदलेंगे, किसान की ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं होगा, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे। पहले बिल में यही तीनों चीजें हैं। दूसरे बिल में उन्होंने कहा है कि संविदा खेती को बढ़ावा देंगे, उसके लिए हम कानून बनाएंगे। तो दूसरा बिल इसी के लिए है। तीसरा एसेंशियल कमोडिटी के बारे में भी वो बोलते हैं। तो उनके घोषणा पत्र में साफ उल्लेख है, चाहे वो पंजाब सरकार का मैनिफेस्टो उठा लो, चाहे केंद्र का इनका कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लो, आने के तत्काल बाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से खाद्य वस्तुओं को बाहर करेंगे। मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी शिरकत किए थे, वो उसके मेंबर थे। 7-8 मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस जी उसके अध्यक्ष थे, मैं कृषि मंत्री के नाते उसका मेंबर था। कमलनाथ जी ने कहा उस बैठक में, जो रिकॉर्ड पर है, कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है, अब इसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। यह मुख्यमंत्रियों की कमेटी की रिकमेंडेशन है। फिर चलो आप
मोदी जी की बात नहीं मानना चाहते तो स्वामीनाथन साहब की बात मानो। स्वामीनाथन साहब की बात नहीं मानना चाहते तो नेशनल फार्मर कमीशन की बात आप मानो। फार्मर कमीशन की बात नहीं मानना चाहते तो श्वेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी जी की बात मानो। इनकी नहीं मानना चाहते तो तत्कालीन जो आपकी सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार जी जो कहते रहे 10 वर्षों तक, उनकी बात मानो। उनकी बात नहीं मानना चाहते तो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा बार बार इनके बारे में, तो उनकी बात मानो। लेकिन कांग्रेस के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। कांग्रेस दो मुही राजनीति कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व एकदम बौना हो गया है। कांग्रेस में अच्छे और विचारशील लोग पूरी तरह आइसोलेट हो गए और देश में झूठ बोलने की राजनीति करके किसानों को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। मैं आप सबके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार खेती और किसानी दोनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और समर्पित है। मोदी सरकार ने पहले दिन से किसानों के लिए काम करना प्रारंभ किया। यूपीए की सरकार 10 साल तक रही। एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना यह स्वामीनाथन साहब का रिकमेंडेशन था, उनकी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। एमएसपी को मोदी जी ने बढ़ाया। 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएं, मोदी जी ने कार्यक्रम शुरू किया। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड निवेश को गांव तक पहुंचाया जाए, इसका प्रावधान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है जो 1 साल के भीतर सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया निकालकर किसान की जेब में पहुंचाने का काम करती हो। मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना के माध्यम से ये बड़ा काम भारत के किसानों की आय सहायता करने का किया है। किसानों की पेंशन का मामला हो, ऑर्गेनिक खेती का मामला हो, तिलहन मिशन का मामला हो, दलहन के उत्पादन को बढ़ाने का मामला हो, खरीद में जिंसों को जोड़ने का मामला हो, दलहन और तिलहन की खरीद पर्याप्त मात्रा में करने का मामला हो, पहले से अधिक उपार्जन करने का मामला हो, पहले से अधिक उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का मामला हो, हर मामले पर मोदी सरकार ने बढ़ चढ़ के किसानों के हित में काम किया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन 6 सालों में सरकारी खरीद के माध्यम से 7 लाख करोड़ रुपया किसानों को देने का काम मोदी सरकार ने किया है, जो यूपीए की सरकार के 10 साल से दुगने से भी ज्यादा है। और इसलिए मैं किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि किसी को भी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत धन्यवाद। मुझे इतना ही बिल के बारे में कहना था। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो। सर, सवाल है, कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो मंडियों से राजस्व आता था उससे ग्रामीण विकास में सरकारें उसको खर्च करती थी। मंडियों को बंद कर देंगे एक तरह से, तो फिर वो खर्च कैसे करेंगी, विकास कैसे होगा? 7.5 लाख गाँव जो है जहाँ विकास नहीं हो। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को कहना चाहता हूं, गांव के विकास के लिए किसान का शोषण किया जाए यह उचित नहीं है। आप बरसों बरस तक करते रहे हो, ये पाप आपने किया है और उसी के कारण किसान आज दुरावस्था का शिकार है। अगर आप गांव को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हिम्मत दिखाइए ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना बनाई। उस योजना को मोदी सरकार ने भी आगे बढ़ाया और आज गांव में सड़क अगर मिल रही है तो मंडी के पैसे के कारण नहीं मिल रही। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ की थी उसके माध्यम से गांव-गांव में सड़कें हैं। दूसरा, गांव-गांव में ग्रामीण विकास होए, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार
अपने फंड्स को बढ़ा रही है। गांव में रोजगार की उपलब्धता हो, इसके लिए मनरेगा के अंतर्गत 1,01,500 करोड़ रुपया इस साल हम खर्च करने वाले हैं। देश भर में 3 करोड़ ग्रामीण आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने वाले हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के माध्यम से 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। जो लोग कह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि कुल मिला के देश में 800 और 900 करोड़ के बीच में मंडी से आय होती है, 8,000 9,000 के आसपास। 90% एफसीआई का पेमेंट है, 10% में सिर्फ मंडी को में व्यापार होता है। और ऐसा नहीं, व्यापार तो होता है लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, उससे किसान का शोषण होता है। मैं राज्य सरकार के उन मित्रों को आग्रह करना चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश को पहचानें और मंडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करें। 1 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा फंड है उसके माध्यम से और नई इकाइयां डेवलप कर सकते हैं जो किसान के लिए सुविधाजनक हो और मंडी के आय के स्रोत में भी बढ़ोतरी करें। प्रत्युल, 1 मिनट। प्रत्युल, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो ये नया एक्ट है वो एपीएमसी मंडी के बाहर अप्लाई होगा, तो इसका एक जो पंजाब की सरकार है एलआई है या अकाली दल, उन्होंने सुझाव दिया सरकार को कि अगर सारी स्टेट को स्पेशल मार्केट यार्ड घोषित कर दिया जाए, क्योंकि स्टेट के पास पावर है, तो जो ये एक्ट है वो स्टेट में लागू नहीं हो पाएगा। तो आप इसको नहीं, ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है। कुल मिला के एपीएमसी की एक परिधि रहेगी, एपीएमसी के बाहर का जो प्रेमाइसेस होगा, और ऐसा अगर कोई भी आदमी करेगा तो इसका मतलब किसानों से टैक्स लेना ही चाहता है। हम किसान को कर से मुक्त करना चाहते हैं और जो लोग किसानों से टैक्स लेकर अपनी जीविका चलाना चाहते हैं वो इस प्रकार की बातें सोच सकते हैं। अभी तो परिणाम दिखने ही लगा। वनस्पति आपका बासमती चावल पर पंजाब सरकार ने कल ही टैक्स कम कर दिया। थोड़े दिन में देखिए क्या होता है। एक सवाल मेरा ये है, ये होर्डिंग को लेकर जो कहा जा रहा है कि होर्डिंग की लिमिट इस पर खत्म कर दी गई है और अगर होर्डिंग की लिमिट खत्म होती है तो उसके बाद आने वाले भविष्य में चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, उसको लेकर क्या? देखिए, दरअसल क्या होता है कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट जब आया तो उस समय खाद्यान्न का अभाव देश में था, तो हमको बफर स्टॉक की भी जरूरत थी और हमको अधिक निगरानी की भी जरूरत थी। शॉर्टेज थी, इसलिए कालाबाजारी और जमाखोरी के भी चांसेस थे। आज स्थिति बदली हुई है और इस स्थिति में हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं, आज सरप्लस है। हमारे पास खाद्यान्न को रखने के लिए जगह नहीं है। बड़ी मात्रा में किसान की फसल प्रतिकूल मौसम में बर्बाद हो जाती है। मंडियों में एफसीआई का माल रखा रखा भीग के सड़ जाता है। पर्यावरण को भी नुकसान होता है, सरकार को भी नुकसान होता है, किसान को भी नुकसान होता है। आज इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है, यह बात सब लोग महसूस करते हैं। जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में रखती है तब उसको ध्यान में नहीं आती जमाखोरी और कालाबाजारी, लेकिन मोदी सरकार जब रिफॉर्म करती है तो उसके ध्यान में ये बात आती है। मैं उन नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि भाई, कालाबाजारी और जमाखोरी तब होती है जब किसी चीज की शॉर्टेज हो। आज हर चीज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, रखने को हमारे पास जगह नहीं है, तो जमाखोरी कहां से होगी। दूसरा, इससे निजी निवेश भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी अगर किसी व्यापारी को यह लिमिट तय कर दिया
कि आप 100 टन ही खरीदोगे, तो वो 100 टन को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन आपने कह दिया कि आप 1000 टन भी खरीद सकते हो और इस पर कोई रोक नहीं है, तो वो अगर उसकी आर्थिक क्षमता 1000 टन खरीदने की है तो वो खरीदेगा। लेकिन जब वो खरीदेगा तो सरकार की तरह सड़ने नहीं देगा। किसान की फसल जैसे मजबूरी में सड़ जाती है क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, तो व्यापारी सड़ने नहीं देगा क्योंकि उसने नगद पेमेंट करके खरीदी है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, तो इससे निजी निवेश आएगा। और दूसरा, इन रिफॉर्म के माध्यम से सबसे बड़ा जो काम होने वाला है वो ये होने वाला है कि निजी निवेश अब गांव के नजदीक पहुंचेगा। अभी सामान्य तौर पर क्या होता है कि जैसे जितना भी वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज की संरचनाएं आपको दिखेंगी तो वो जिला स्थान के आसपास दिखेंगी, गांव में नहीं है। गांव में नहीं है इसलिए कोई भी किसान उसका लाभ उठा ही नहीं पाता, क्योंकि किसान अपना माल रख ही नहीं पाता। अब जब ये एक्ट गांव में ही खरीद करने की इजाजत देंगे तो मैं अगर खरीदार हूं और मेरी क्षमता है तो मैं अपना वेयर हाउस विकास खंड के स्तर पर लगाऊंगा ना, सारी चीज को वहीं खरीद के रखूंगा और जब वो बेचेंगे तब लॉजिस्टिक खर्च मैं उठाऊंगा, पहले क्यों लॉजिस्टिक लागत मैं लगाऊं। तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में सरकार अपना अधिकार कम कर रही है, और अधिकार जब सरकार कम करती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। जब सरकार कानून के माध्यम से अधिकार को केंद्रित करती है तो विषय आलोचना का होता है। मोदी सरकार ने तो अपने अधिकार को कम किया है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अभी केरला स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के डिसीजन लिया है ये बिल के खिलाफ, क्योंकि ये किसान विरोधी बिल है। ऐसे बोलकर स्टेट गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपका क्या? देखिए, दरअसल क्या है कि कानून बनाने के लिए देश में सर्वोपरि शक्ति संसद है और पार्लियामेंट ने इन कानूनों को बनाया है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि न्यायालय में आर्गुमेंट कानून के हिसाब से होता है, मर्जी के हिसाब से नहीं होता। कोई बोल दे किसान विरोधी है, कोर्ट क्यों अपना टाइम खर्च करेगा? ठीक है, कोर्ट में एप्लीकेशन देना और अपनी बात रखना हर एक आदमी का लोकतंत्र में अधिकार है, तो मैं उनके अधिकार को चुनौती नहीं देता। लेकिन केंद्र सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत है। उसमें हम ट्रेड के लिए कानून बना सकते हैं। उस प्रविष्टि 33 के अंतर्गत हमने इस कानून को बनाया है, इसलिए कानूनी रूप से हम पूरी तरह सही हैं। सर, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है कि मोदी सरकार किसानों के साथ सुलझाने की बजाय पीआर में लगी। काय में लगी है? पीआर में लगी। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी पहले किसानों के प्रति जो कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र में कर चुके हैं उसका उनको आत्मलोकन करना चाहिए। पहले उन्हें अगर इस बिल का विरोध करना है तो उस कमिटमेंट से मुकरने की वो घोषणा करें, और अगर उस कमिटमेंट पर वो कायम हैं तो हमारे साथ आएं और किसानों को सदमार्ग पर समझाएं। और दूसरा, कोई भी देश का किसान आधी रात को भी सरकार के किसी प्रतिनिधि से चर्चा करना चाहता है बिल पर, हम आधी रात को भी तैयार हैं। हमारी तरफ से पूरी विनम्रता के साथ किसानों को आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद।